हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए जेके सेट एलएसएट पेपर 1 2022 के आंसर की का पार्ट 2 लेकर आया हूं। इससे पहले आज ही मैंने पार्ट 1 आपसे डिस्कस किया था और अभी मैं आपके लिए ये पार्ट 2 लेकर आया हूं। यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से आगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये 5 क्वेश्चंस बेस्ड हैं इस पैसेज पर। पैसेज आपको पता है कि हमारा जो रूल है, हम पैसेज को पढ़ते ही नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सीधा क्वेश्चंस पर चले जाते हैं। तो जब हम क्वेश्चंस पर चले जाएंगे तो वो नेक्स्ट पेज पर हैं। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर भी कुछ हिस्सा है इस पैसेज का। तो पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। द प्रॉब्लम रेज्ड इन द पैसेज रिफ्लेक्ट्स ऑन ओवरऑल। जो इस पैसेज में कहा गया है प्रॉब्लम का, यानी आपको बताना है कि इस पैसेज का जो थीम रहेगा या पैसेज किस चीज़ पर बेस्ड है, ताकि हमको कोई आंसर मिल जाए। तो हम चलेंगे पहले वाले हिस्से पर, पैसेज पर। तो देखेंगे कि क्या है। पहला पैसेज क्या था, द कैटलिस्टिक इफेक्ट ऑफ द 20th century uncontrolled development, communist society, political materialism and spiritual devaluation. The incoordinate development has led to the transcendental second reality of the sacred perception that biological transcendence is a part of human life. तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि इस पैसेज में किसके बारे में बात हो रही है। इस पर बात हो रही है इनऑर्डिनेट डेवलपमेंट। सिंपल और सीधे वर्ड्स में लिखा हुआ है पैसेज में कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है इसी को हम कहते हैं इनऑर्डिनेट डेवलपमेंट। तो इसी से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। इसका आंसर ये डी वाला हो जाएगा, कोई शक नहीं है इसमें। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है, द डिफेक्टो वैल्यूज इन द पैसेज मीनर्स। आपको क्या कीवर्ड मिल गया, डिफेक्टो। आपको पैसेज पर चलना है और डिफेक्टो देखना है वहाँ पर। यहाँ पर हमको वर्ड मिला है कीवर्ड द डिफेक्टो। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। वैल्यूज डिस्क्राइब व्हाट वी आर, द पोर्ट्रे द इज ऑफ आवर एथिक, दे आर ईस्ट वैल्यूज, द लैटिन ईस्ट मीनस इज। तो इसका मतलब क्या है, इज। तो हम चलेंगे ऑप्शंस पर, देखते हैं कि ऑप्शंस इसके क्या थे। द डिफेक्टो मीनस क्या है, व्हाट इज। तो ये डेफिनेटली इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द फर्स्ट रियलिटी कॉन्स्टिट्यूटर्स। पहली रियलिटी क्या है। तो अब हम चलते हैं पैसेज पर और देखते हैं फर्स्ट रियलिटी कहाँ पर आता है। देखिए यहाँ पर नहीं है, इस लाइन में नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है फर्स्ट रियलिटी। आप देख रहे हैं, मैं इसको क्लियर करूँगा। फर्स्ट रियलिटी अब इसी के आगे पीछे पढ़ेंगे हम। It dawns with imperative vigor that the first reality of enlightened rationalism and the second reality of the beyond। यानी फर्स्ट रियलिटी किसके बात करते हैं, enlightened rationalism। तो चलिए ऑप्शन पर देखिए, enlightened rationalism सिंपल सी बात है, कोई शक नहीं है, इस पर ही का सही आंसर है। उसके बाद 14 क्वेश्चन हम देखते हैं। एनकाउंटर ऑफ द टू कल्चर्स, द साइंटिफिक एंड द ह्यूमन इम्प्लाइज। देखिए कीवर्ड द टू कल्चर्स कहाँ पर है। यहाँ पर देख लीजिए, हमको मिला है द कीवर्ड द एनकाउंटर ऑफ द टू। अब बाकी नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं। कल्चर्स द साइंटिफिक एंड द ह्यूमन विल रेस्टोर द नॉर्मल विजन। देखिए साफ साफ लिखा है। अब अगर हम ऑप्शन में देखेंगे, क्या वहाँ पर ऑप्शन है नॉर्मल विजन। देख लीजिए ऑप्शन में से रेस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल विजन। तो पैसेज के हिसाब से ये इसका सही आंसर हो जाता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका आंसर ए पार्ट भी है। आपने भी देखा होगा कि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, ये नहीं आ सकता है मेरे हिसाब से। लेकिन हम वेट करेंगे एग्जैक्ट आंसर की और तब हम देखेंगे कि उनके हिसाब से क्या इसका सही आंसर आता है। और अगर आपके हिसाब से इसका कोई भी आंसर है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिए। अगर आपको ए सही लगता है तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, लेकिन उसके साथ साथ आप रीज़न भी बता दीजिए कि कैसे आपको ए सही लगता है। अगर किसी को बी सही लगता है तो वो भी आंसर कर देगा, और लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताएगा क्या रीज़न है। मैंने आपको बता दिया कि मेरे हिसाब से इसका जो सही है वो सी लगता है, और क्यों सही लगता है कि मैंने आपको पैसेज में दिखा दिया है कि क्यों सही लगता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है कि एग्जामिनर जो है, यानी जो एग्जाम करता है, जो पेपर निकाल लेता है, उसके हिसाब से शायद कुछ और हो सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद जो क्वेश्चन 15 है, द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज। और ये आपको डायरेक्ट पैसेज में से नहीं निकल कर आ जाएगा, लेकिन आपको पैसेज का पहला हिस्सा या लास्ट हिस्सा पढ़कर
ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ये किस पर बेस्ड है, यानी उसका कंटेंट किस चीज़ पर बेस्ड है। तो इसका सही आंसर जो है वो प्रेस्क्रिप्टिव है, यानी इस पैसेज में जो भी कहा गया है वो प्रेस्क्राइब किया गया है, यानी वो राय देते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इसी का सही ऑप्शन यही है, तो इस पर भी कोई शक नहीं है। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है। रिसर्च क्या है? इसका सही आंसर है वो डी पार्ट है, ए बी और सी, यानी रिसर्च ए गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। उसके बाद जो बी इसमें आता है an effort to formulate new laws and principles of their application as solution to the local or universal problem, यानी ये सारे इसमें सही हैं। उसके बाद 17 क्वेश्चन, variables and categories are specified in, इसका सही आंसर है द सेकंड स्टेज ऑफ कंटेंट एनालिसिस। उसके बाद जो 18 क्वेश्चन है, इंटरनल क्रिटिसिज्म इज डन, इंटरनल क्रिटिसिज्म किस लिए किया जाता है? टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द सोर्स, जब सोर्स की एक्यूरेसी की बात होती है उसको हम कहते हैं इंटरनल क्रिटिसिज्म। उसके बाद 9 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईजीएस्ट मेथड ऑफ मैचिंग द टू ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। देखिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है कि कौन सा ईजीएस्ट मेथड है, अगर बात की जाएगी कि कौन सा ऐसा मेथड है जो कि आमतौर पर यूज़ होता है, वो बी पर इसका सही आंसर है, मैचिंग बाय मीन्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशंस। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है कि ईजीएस्ट, उस हिसाब से मुझे लगता है कि मैचिंग बाय रैंकिंग भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सही इसको बी ही लगता है, तो बी ही इसका सही आंसर हो सकता है। उसके बाद हम वेट करेंगे एक्चुअल आंसर की। उसके बाद हम चलेंगे 20 क्वेश्चन पर। इन यूजिंग द हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रिसर्च पैराडाइम विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट, कौन सी सीक्वेंस एप्रोप्रिएट है? तो इसका जो बेस्ट आंसर है एस्टेब्लिशिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले आपके पास रिसर्च प्रॉब्लम होना चाहिए, उसके बाद आप हाइपोथेसिस मेकिंग करते हो और हाइपोथेसिस टेस्ट करते हो, उसके बाद आप अराइविंग एट जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन, लास्ट में आपको कंक्लूजन मिलता है। तो ये इसका सही आंसर है। उसके बाद जो ईवीएस सेक्शन में से क्वेश्चन आया है, ब्लू बेबी सिंड्रोम ये किस वजह से होता है? तो इसका आंसर डेफिनेटली ये ट्रू है, नाइट्रेट्स। उसके बाद द लव कैनल ट्रेजेडी वाज काज्ड, इसका सही आंसर ए पार्ट है, डंपिंग ऑफ हजार्डस केमिकल्स इन द लैंड फिल, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद जो 23rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज अ मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू एनहांस द ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, सही आंसर है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, द हेड ऑफिस ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज लोकेटेड इन, तो चेन्नई इसका 100% सही आंसर है। उसके बाद 25, द पायनियर ह्यूमन कम्युनिटी इंटरेक्टेड विद द अर्ली एनवायरनमेंट वाज, तो सही आंसर हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी इसका है। उसके बाद 26 जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर, तो कंटेंट मास्टरी एंड सोशेबल, ये इसका सही आंसर है 100%। उसके बाद 27 क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ लर्निंग वायर नो इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज मेड, उसको हम क्या कहते हैं? उसका आंसर है प्लेटू ऑफ लर्निंग। उसके बाद जो 28 क्वेश्चन है, ओपन लर्निंग सिस्टम मीन्स, ओपन लर्निंग सिस्टम का मतलब क्या है? स्टूडेंट कैन ज्वाइन एनी प्रोग्राम एट एनी टाइम, सही है बिल्कुल, कोई भी शक नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 जो है, हम ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इंक्लूड्स, इसमें क्या आता है? तो इसमें वाइट बोर्ड सही है, 3 डायमेंशनल भी कुछ चांसेस हैं, लेकिन ज़्यादा जो इसमें लगता है वाइट बोर्ड ही है। तो उसके बाद भी हम वेट करेंगे एक्चुअल आंसर की। उसके बाद 30 क्वेश्चन जो है, द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इज, इसका सही आंसर है स्टूडेंट सेंट्रिक, कोई भी शक नहीं है इसमें। उसके बाद जो 31 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज या कमीशनर्स या रिपोर्ट रिकमेंडेड द साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, तो इसका जो सही आंसर है वो कोठारी कमीशन है, यानी डी पार्ट, कोई भी शक नहीं है इसमें। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 32 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट बिहाइंड सेटिंग अप फाइनेंस एजेंसी हीफा इज टू प्रोवाइड, उसका क्या मकसद है? तो ए पार्ट सही आंसर है, इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 32, विच यूनिवर्सिटीज़ आर एस्टेब्लिश्ड बाय पार्लियामेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, कोई भी शक नहीं है इसमें। उसके बाद 34 क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, यहाँ पर जो 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं,
An institution in the field of higher education seeking to be university status must have been in existence for at least 10 years. उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है, लेकिन सही आंसर है वो डी पार्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। उसके बाद जो 35 क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। सिंपल सा क्वेश्चन है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन या के कस्तूरी रंजन इसको बोलते हैं। जो भी आपकी प्रोनाउंसिएशन है आप वैसा बोल सकते हो, लेकिन आंसर इसका यही सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, अ मैन गोज फ्राम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर। देखिए, हमेशा आपको याद रखना है, जब भी स्पीड की बात हो रही है, स्पीड की जब भी आपको एवरेज निकालनी है तो आपको एक फार्मूला याद रखनी है। वो क्या है? 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b, या कुछ एक्सपर्ट्स इसको a के बजाय xy भी लिखते हैं, यानी वो लिखेंगे 2xy डिवाइड बाई x प्लस y। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप a से नोट करेंगे या b से या xy से, फ़र्क कोई भी नहीं है। क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या है, ए का मतलब है कि पहली स्पीड, बी का मतलब है दूसरी स्पीड, इतना आपको याद रखना है। तो आपको जो 2 क्या है, 2 फार्मूला का है 2, तो 2 इंटू पहली स्पीड क्या है, यानी कैसे वो चलता है 20 किलोमीटर, तो 20 आ जाएगा। इंटू करना है दूसरी स्पीड, वो क्या है 30, तो दूसरी 30 आ जाएगा, यानी 2 इंटू 20 इंटू 30। डिवाइड में करना है इन दो स्पीड का सम करना है। पहली स्पीड क्या है 20, सम हो जाएगा, दूसरी स्पीड क्या है 30। अब आपको ये सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं दिखाऊंगा। ऊपर आप मल्टीप्लाई कीजिए उनको, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 और 0 2 हैं, तो ऐसा बन जाएगा। तो नीचे क्या आ जाएगा 20 और ये 50 बन जाएगा। 0 1 तो कट हो जाएगा ऊपर नीचे में से। फिर उसके बाद क्या करना है, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार होता है पहले 10, ये तो 12 था, यानी 2 यहाँ से कैरी हो जाएगा, ये बन जाएगा 20। 5 4 ज़ार 20, यानी 24 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में से 24 कहाँ पर है, तो यहाँ पर 24 है, तो डेफिनेटली यही ट्रू हो जाएगा इसका। उसके बाद जो ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, देखिए इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसके 2 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका दिखाऊंगा यहाँ पर जो कि आपको आसान लगेगा। यहाँ पर देख रहा है कि अगर a इंटू बी को हम मान लेते हैं कि a इज़ अ फादर ऑफ बी, a डिवाइड बाई बी को हम ऐसे लिखते हैं। आपको यहाँ पर ये देखना है, आपको देखना है कि f माइनस आर, पहले आप देखिए a माइनस बी का क्या मतलब है, a इज़ द हस्बैंड, यानी f माइनस आर मतलब f इज़ द हस्बैंड ऑफ r। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, f r का क्या है हस्बैंड, तो ये मतलब पॉजिटिव है क्योंकि ये मेल है, आर फीमेल है क्योंकि एफ हस्बैंड है। इतना तो हमको पता चल गया है। उसके बाद आर प्लस एच, प्लस का क्या मतलब है यहाँ पर, ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, तो यहाँ पर आप लीजिए आर इज़ द सिस्टर ऑफ एच। अगर आर एच की सिस्टर है तो यहाँ पर इस सीक्वेंस में आ जाएगा, आर किसकी सिस्टर है, आर किसकी सिस्टर है, एच की, मतलब एच बी फीमेल ही है, तो माइनस हम इसको निशानी लगा देंगे। उसके बाद देख लीजिए क्या कहा है क्वेश्चन में, h डिवाइडेड बाई टी। देखिए h डिवाइडेड बाई टी, डिवाइड हो यहाँ पर देख लीजिए, डिवाइड का मतलब है a इज़ द डॉटर ऑफ b, मतलब h इज़ द डॉटर ऑफ t। तो अगर h t की डॉटर है तो डॉटर नीचे आती है, तो ऊपर कौन होगा t, क्योंकि t की डॉटर है h। देख लीजिए आप h। अब t क्या है वो हमको अभी पता नहीं है कि t क्या है। अब क्वेश्चन हम देखते हैं, देन हाउ इज़ f रिलेटेड t, f t को क्या लगता है, इतना आपको बता देना है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, कैसे आपको पता चलेगी एफ क्या लगता है टी को। टी का जो डॉटर है, टी क्या है, फीमेल है मेल है, अभी हमको पता नहीं है। टी जो भी है उसकी डॉटर है एच, और उसकी एक एच की सिस्टर है आर, और आर का जो हस्बैंड है वो एफ है। मतलब कि टी के जो 2 बच्चे हैं ये एच और आर, उसकी 2 बेटियां हैं, उसकी 2 बेटी में से एक बेटी का हस्बैंड है एफ, मतलब कि एफ क्या लगता है टी को, वो उनका सन इन लॉ लगता है। फिर टी चाहे फीमेल है या मेल है, दोनों सूरत में एफ उनका सन इन लॉ लगता है। सन इन लॉ, तो देख लीजिए सन इन लॉ ऑप्शन है या नहीं है, पहला ही ऑप्शन सन इन लॉ है, तो ये इसका 100% करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर,
गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, असर्शन और रीजनिंग। ई कॉमर्स कंपनीज रिक्वायर पर्सनल डाटा टू सर्व द स्टेक होल्डर्स। उसके बाद दिया है रीज़न इसका, इन दिस प्रोसेस प्राइवेसी में गेट कम्प्रोमाइज्ड। तो इसका आंसर ए है, यानी दोनों सही है, और आर जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है ए को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 39 क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ई गवर्नेंस से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो 2 और 4 है। 2 क्या कहता है कि माई स्पेस जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, और 4 कहता है कि विकी जो है इज़ ए ग्रुप कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर टूल वर्किंग ऑन वेब टेक्नोलॉजी। ये दोनों इसमें सही है, तो 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कौन सा इसका बेनिफिट नहीं है, तो डी पार्ट डिटेक्टिंग इंफॉर्मेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 41 है, एज ए गुड क्लासरूम कम्युनिकेटर यू आर सपोज टू नो अबाउट यूर, ये पहले भी मैंने डिस्कस किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आया है आर्टफुल पॉजेज, इसका कोई शक नहीं है, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद जो 42 क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही आया है कि आपको बताना है कि फिगर आउट द ऑफ नॉन-वर्बल एंड नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम, तो इसका आंसर डी पार्ट है। सेम वही क्वेश्चन है, फेशियल एक्सप्रेशन, काइनेसिक्स एंड पर्सनल स्पेस। उसके बाद जो 43 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर ट्रू, कौन सा ट्रू है इसमें से, तो आंसर इसका है पहला वाला, यानी फर्स्ट और सेकंड ट्रू है इसका, बाकी जो थर्ड है वो इसका ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। 44 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, यहाँ पर सॉफ्टवेयर है और यहाँ पर एप्लीकेशंस है, आपको बताना है कि क्या है। SPSS इसका फुल फॉर्म जो है स्टैटिस्टिकल पैकेजेस फॉर सोशल साइंसेज, यानी इस पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है, यानी ए वाले को सेकंड आएगा ही आएगा। अब आप देख लीजिए इसी में से कि ए वाले को सेकंड कौन सा है, सिर्फ बी वाला सही है, यानी एक ही अगर आपको पता है उसी में से आपको ये आंसर निकल के आता है, बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप पढ़ना चाहते हो कि ओरिजिनल किसके लिए आता है, प्लेजरिज्म डिटेक्शन के लिए आता है, और बाकी भी आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45 पर। कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ अपने आप से जो कम्युनिकेट करता है उसको बोलते हैं हम इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, जो बाकी के साथ करते हैं उसको बोलते हैं हम इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन। तो बाकी ये कम्युनिकेशन वीडियोज़ में आप देख सकते हो, डिटेल्ड मैंने आपको बताया है, उस थ्योरीज में आप वो पढ़ सकते हो। उसके बाद 46 क्वेश्चन, यहाँ पर जो ये DI है एक ही क्वेश्चन इस पर आया है, तो इस पर हम देखते हैं क्या कहा है। द टेबल शोज द डेली इनकम, यहाँ पर डेली इनकम जो है आप 50%, यानी टोटल कितने हैं 50% है। स्टडी द टेबल विद आंसर्स गिवन बिलो, आपको टेबल पढ़ना है और आंसर देना है। यहाँ पर देखिए इसको कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर जो ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसको हम बोलते हैं CF का मतलब है कि ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपको क्या करना है, आपको पहले इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है आपको इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से फ्रीक्वेंसी चेंज कर देना है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये लेस देन टेबल है, लेस देन टेबल में जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है कि 2 से कम जो इनकम है वो कितने हैं, वो 12 है, तो 12 ही आ जाएगा पहला वाला जो पार्ट है। उसके बाद कहता है कि जो 250 से कम है उनकी कितनी इनकम है 26, यानी ये 250 से कम। 250 से कम का मतलब है कि जो 200 से कम भी हो सकते हैं, जो 100 से भी कम हो सकते हैं, यानी 250 से कम मतलब 0 भी हो सकता है, उसमें पूरे आ सकते हैं। लेकिन हमको देखना है अब कि जो 200 से लेकर 250 तक है उनका कितना आ जाएगा, या 200 तक है। अब जो हम ये वाला कॉलम है ये 200 से लेकर 250 तक रहेगा, लेकिन 200 से लेकर 250 तक का मतलब है कि जो पहले 200 में आया था अब वो नहीं आएंगे, यानी 26 में से आपको 12 कम करने हैं। जब आप 26 में से 12 कम करेंगे तो कितना बन जाता है, वो आपका बन जाता है 14, यानी इसका 14 आ जाएगा। अब आपको देखना है कि 300 तक, यानी इसमें आपको ये जो 34 है एक्चुअली 300 से कम आता है, 200 भी 300 से कम आता है, 250 भी इससे कम आता है, 200 भी, यानी ये सारे इसमें शामिल है। लेकिन अगर हम देखेंगे सिर्फ इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी सिर्फ 250 से लेकर 300 तक, तब हमें 34 में से ये वाला कम कर देना है, यानी प्रीवियस
प्रीवियस ईयर हमको कम कर देना है। तो 34 में से जब आप 26 कम करेंगे तो कितना बन जाता है, वो 8 बन जाता है। तो इसका 8 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से जब आप ये वाला देखेंगे 350 से कम, तो इसमें सारे आ जाएंगे, लेकिन हम देखेंगे सिर्फ 300 से लेकर 350 के बीच में कितने आते हैं। तो आप 40 में से 34 कम कर दीजिए। जब आप 40 में से 34 कम कर देंगे तो वो 6 आ जाएगा, तो इसका 6 बन जाता है। इस तरह से ये जो है बिलो 400 कितने हैं, 50, लेकिन हमको देखना है 350 और 400 के बीच में। तो इन दो के बीच में कितना आता है, 50 में से आप 40 कम करेंगे तो वो बन जाता है 10, तो इसके आ जाएंगे 10। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा था कि हाउ मेनी पर्सन्स अर्न ₹200 और मोर बट लेस देन 300, यानी 200 से ज़्यादा होने चाहिए। यानी पहला वाला कॉलम तो नहीं आएगा, उसमें 200 से ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन 300 से कम होना चाहिए। 300 से कम का मतलब ये है, देखिए पहला जो है वो 200 है, 12 है, और 250 जो है 14 है, और जो 300 है वो कितना है, वो 8 है। अब जो 300 से ज़्यादा यानी 340 में आता है वो कितना है, 6 आता है। तो यहाँ तक आता है 300 के बीच में 8, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए ये 300 तक आ जाता है। इतना हमको क्या देखना है कि 300 तक होना चाहिए, लेकिन 200 से ज़्यादा होना चाहिए। पहला वाला जो कहता है वो लेस देन 200 है, यानी ये वाला काट हो जाएगा क्योंकि ये लेस देन 200 है। उसके बाद जो 200 से 250 तक है वो कितना है, वो 14 है, तो ये भी आ जाएगा। जो 250 से लेकर 300 तक के हैं वो 8 हैं, तो 8 भी आ जाएगा। उसके बाद 300 से लेकर 350 जो है वो 6 है, लेकिन हमको पता है कि आपको 300 से अबो नहीं जाए, तो आप 14 और 8 को ऐड कर दीजिए। 14 और 8 को जब आप ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा आपका 22, तो 22 इसका सही आंसर हो जाएगा डेफिनेटली, कोई भी शक इसमें नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47 क्वेश्चन, ए कंडीशन ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन टेक डिफरेंट वेरिएबल्स हैं वेरिएबल। 48 इन अ पाई चार्ट द एंगल्स फॉर ईच सेक्टर, जो पाई चार्ट में हम एंगल निकाल लेते हैं हर एक सेक्टर के लिए, उसके लिए फार्मूला क्या है, उसके लिए फार्मूला ये है, यानी कंपोनेंट पार्ट डिवाइड बाय टोटल इंटू 360, तो वो हर एक पार्ट का एंगल बन जाता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 क्वेश्चन यहाँ पर है, देयर इज एन ओल्ड एडेज दैट सेज इफ यू कांट मेजर इट यू कैन नॉट मैनेज इट, तो इसका जो यहाँ पर आंसर है वो क्या हो जाएगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इसका सही आंसर है, कोई भी शक नहीं है इसमें। 50 क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हेन ब्रिटिश एयरवेज मर्जड विद लिब्रा द स्पेनिश द एयरलाइन व्हाट काइंड ऑफ मर्जर वाज दिस, तो हॉरिजॉन्टल इसका सही आंसर है, यानी बी पार्ट। तो ये थे 50 क्वेश्चन पेपर 1 जेके सेट के। 99% जो मैंने यहाँ पर आंसर आपको बता दिया है वो बिल्कुल सही होंगे, सिवाय उन 1-2 क्वेश्चंस में जो कि जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि हम वेट करेंगे एक्चुअल आंसर के। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू।